Good morning, students. I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor in Chemistry. स्टूडेंट्स, आगे हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज सिलेक्शन रूल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। पहले के जो दो तीन लेक्चर हो चुके हैं उसमें हमने उसके प्रिंसिपल्स और इन सब के कि क्या उसका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे सिलेक्शंस रूल। एक्चुअली में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी जितनी भी आप सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे उसमें कुछ सिलेक्शंस रूल पढ़ेंगे। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे कि ट्रांजिशंस होते हैं, कुछ तो अलाउड होते हैं और कुछ फॉरबिडन होते हैं। तो सिलेक्शंस रूल्स ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से ट्रांजिशंस अलाउड होंगे और कौन से ट्रांजिशंस फॉरबिडन होंगे। बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं उनकी जो होने की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अलाउड होते हैं, वो सिलेक्शन रूल्स की पालना करते हैं, इसलिए उनके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए इन ट्रांजिशंस होती हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग उनके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, इसीलिए इन ट्रांजिशंस की जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आप देखिए कि सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विच वुड एट फर्स्ट साइट अपीयर टू बी पॉसिबल आर नॉट जनरली ऑब्जर्व इन द ultraviolet spectrum. Consequently, certain restrictions called selection rules operative which are as follows. इसमें ये बता रहा है कि कुछ ट्रांजिशंस ऐसे होते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि हो जाएंगे लेकिन होते नहीं हैं, क्योंकि वो सिलेक्शन रूल्स की पालना नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं और कौन से ट्रांजिशंस फॉरबिडन होते हैं। द ट्रांजिशंस विच इन्वॉल्व अ चेंज इन द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन आर नॉट अलाउड टू टेक प्लेस और आर फॉरबिडन। बच्चों, जब कोई ट्रांजिशन होता है तो एक तो होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन के बाद कंपाउंड जाता है। तो बच्चों, अगर ग्राउंड स्टेट में जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो अगर एक्साइटेड स्टेट में जाने पर चेंज हो जाता है तो वो ट्रांजिशंस नॉट अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है और अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, +1 प्लस हाफ इज इक्वल टू +1। ठीक है, आप देखेंगे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और एक सेकेंड बच्चों, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इनका अगर मैं टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालूँ तो +1 होगा, क्योंकि प्लस हाफ इसका और प्लस हाफ इसका हो जाएगा। अगर मान लो ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन और पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के द्वारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वो उसी ऑर्बिटल में चला जाता है जिसमें पहले ही कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, स्पिन क्वांटम प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट स्पिन में है तो ज़ीरो हो गया। तो आप देखेंगे कि एक सिमेट्री एक स्पिन क्वांटम नंबर से क्या हो गया, ज़ीरो स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्पिन क्वांटम है उसकी वैल्यू में चेंज आ गया, तो ये ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होंगे। तो अलाउड ट्रांजिशन वे ट्रांजिशंस होते हैं जिनमें जो कंपाउंड है उसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम होनी चाहिए या स्पिन क्वांटम नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड रूल होता है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स को बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सिंगल ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन। बच्चों, ये है सिंगलेट ट्रिपलेट, मतलब
जो ये पहला जो आपका रूल था ये उसी रूल का एक्सटेंशन है। इस रूल के हिसाब से अगर ग्राउंड स्टेट सिंगलेट है तो ट्रिपलेट में ट्रांजिशन नहीं होगा, सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा, डबलेट टू डबलेट ट्रांजिशन होगा, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, डबलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, ऐसे ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं होंगे। और ये जो सिंगलेट और ट्रिपलेट चीज़ें होती हैं ये भी स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पे ही डिसाइड की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड रूल है वो फर्स्ट रूल का ही एक्सटेंशन है। अब थर्ड रूल हम देखते हैं। pertaining to forbidden transition arises from the symmetry of electron states. For example, transition of a non-bonding electron to a pi anti-bonding state in formaldehyde is forbidden by local symmetry. बच्चों ये जो थर्ड रूल है इसको मैं आपको पहले भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस अलाउड ट्रांजिशन होते हैं क्योंकि सिग्मा सिग्मा स्टार की सिमेट्री सेम होती है, पाई टू पाई स्टार की सिमेट्री सेम होती है। लेकिन अगर मैं एन टू सिग्मा स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस करूँगी तो ये फॉरबिडन होते हैं क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सिमेट्री और जो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सिमेट्री अलग होती है। तो पहले जो दो सिलेक्शंस रूल थे वो तो स्पिन क्वांटम नंबर को बता रहे थे। तीसरा रूल जो है वो ये कहता है कि सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस। अगर सिमेट्री चेंज हो रही है तो वो ट्रांजिशंस होंगे, वो नॉट अलाउड ट्रांजिशंस होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस नहीं होंगे। तो बच्चों इन तीन सिलेक्शंस रूल के आधार पे आप किसी भी ट्रांजिशंस को बता सकते हैं कि अलाउड ट्रांजिशंस होगा या नॉट अलाउड ट्रांजिशंस होगा। एक्सपेरिमेंटली आप मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटी एप्सिलॉन जिसे कहते हैं उसकी वैल्यू के आधार पे भी आप बता सकते हैं कि ये ट्रांजिशंस अलाउड है कि फॉरबिडन है। अगर उसकी वैल्यू 10,000 से ऊपर आती है किसी ट्रांजिशंस के लिए तो वो ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होगा, और उसकी वैल्यू अगर 10 से 100 के बीच में आ रही है किसी ट्रांजिशन के लिए तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजिशंस नॉट अलाउड ट्रांजिशंस है, वो ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बच्चों आपको आई बात समझ में कि सिलेक्शन रूल की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बताता है कि दिया गया जो होने वाला ट्रांजिशंस है ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है। अब बच्चों हम देखेंगे कि जो यूवी वेंट्स होते हैं उनका ओरिजिन कैसा होता है, वो दिखने में कैसे होते हैं और उनका डेजिग्नेशन, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन एंड जनरल अपीयरेंस ऑफ बैंड्स। ओरिजिन आपको अब तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि यूवी स्पेक्ट्रा कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में होने वाले ट्रांजिशंस की वजह से यूवी स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट होते हैं। और आपको पता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बीच के डिफरेंस के बराबर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये एक एनर्जी लेवल है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा वही जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे उसकी एनर्जी के बराबर होगा, उसकी वेवलेंथ के बराबर होगा। तो पहली बात अगर ओरिजिन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में होने वाले ट्रांजिशंस की वजह से यूवी स्पेक्ट्रा ओरिजिनेट होते हैं। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो अकेले नहीं होते हैं, उनमें तो कई सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं और एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में कई सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तो वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ कई सारे वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी साथ में होते हैं। यही कारण है कि जो यूवी स्पेक्ट्रा का जो बैंड होता है वो ब्रॉड होता है बच्चों, स्लिम नहीं होता है, ब्रॉड बैंड हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलता है। तो ओरिजिन आपको समझ में आया। और अगर मैं जनरल अपीयरेंस की बात करूं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा मिलता है या स्पेक्ट्रम मिलता है वो ब्रॉड होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रॉड क्यों मिलता है बैंड यूवी स्पेक्ट्रा में तो आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ
वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं। तो ये तो बात हो गई ओरिजन एंड अपीयरेंस ऑफ यूवी बैंड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनके डेजिग्नेशन की। जनरली जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किन ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहा है उसके आधार पे हम पर्टिकुलर बैंड को नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर बैंड। अगर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के कारण अगर हमें कोई बैंड मिलता है तो उसे आर बैंड कहा जाता है। कौन से कंपाउंड्स में ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिल सकता है? कार्बोनिल और नाइट्रो कंपाउंड्स। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए आपको पता है कि हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए, उस पर लॉन पेयर होना चाहिए और उस हेट्रो एटम को एक पाई बॉन्ड बनाना चाहिए कम से कम। तो ऐसे कंपाउंड्स जैसे कार्बोनिल और नाइट्रो कंपाउंड्स में अगर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण जो बैंड मिलता है उसे हम पर्टिकुलरली आर बैंड कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे आर बैंड क्या होता है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण मिलने वाले बैंड को आर बैंड कहते हैं। बच्चों, आपसे पूछा जाए कि एन टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन अलाउड है नॉट अलाउड है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि नॉट अलाउड है, क्योंकि एन से पाई में जाने पर सिमेट्री चेंज हो जाती है। तो इन ट्रांजिशंस के लिए मोलर एब्जॉर्बिटी की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इनफैक्ट 100 से कम होती है, और सॉल्वेंट पोलरिटी के द्वारा इनमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। ये जो बच्चों पर्टिकुलर ये वाली बात मैंने कही हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन सॉल्वेंट पोलरिटी, इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं के बैंड की। अगर मॉलिक्यूल में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है और उसके कारण कोई बैंड जनरेट होता है तो उसे हम के बैंड कहते हैं। अब आप देखिए कि के बैंड किस किस में मिल सकता है, जैसे ब्यूटाडाइन में मिल सकता है, मेसिटाइल ऑक्साइड में ये के बैंड का निर्माण हो सकता है। आप देखिए कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एक अलाउड ट्रांजिशन है, इसीलिए इसकी मोलर एब्जॉर्बिटी काफ़ी हाई होती है और लगभग 10,000 से ऊपर होती है। तो के बैंड में कौन सा ट्रांजिशन होता है के बैंड को मिलने के लिए? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब बी और ई बैंड्स की हम बात करेंगे। बी और ई बैंड्स होता है जनरली किन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है? एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता है जिनमें बेंजीन रिंग होती है, वो तो एरोमेटिक हो गए, और हेट्रो एरोमेटिक जैसे फ्यूरेन, पायरोल, ये हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स में बी और ई बैंड देखने को मिलता है। जितने भी बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हैं उनमें ई और बी बैंड पाया जाता है ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। बेंजेनॉइड कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें बेंजीन स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो इन कंपाउंड्स में बी और ई बैंड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन में 180 और 220 नैनोमीटर पर E1 और E2 बैंड पाया जाता है, और इनकी जो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटी होती है वो 2000 और 14,000 होती है। तो किन में पाया जाता है? एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और उनमें भी आप बेंजेनॉइड कंपाउंड्स में एग्जांपल देखिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण ई और बी बैंड मिल रहा है। तो बच्चों, आपको इतना समझना है कि जो बी और ई बैंड्स होते हैं वो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। बी बैंड्स होते हैं जनरली 250 से 255 नैनोमीटर रीजन में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया डेजिग्नेशन। हमने अब तक क्या क्या बात कर ली कि ओरिजिन कैसे हो रहा है, किस करके ट्रांजिशंस के कारण ओरिजिन हो रहा है, अपीयरेंस मतलब देखने में बैंड कैसा है, फिर डेजिग्नेशन की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शंस लॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। दो एब्जॉर्प्शन लॉ दिए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि जब लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो दो एब्जॉर्प्शन रूल्स के द्वारा बताया गया। फर्स्ट है बियर्स लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो बियर्स लॉ है।
बच्चों मैंने ये दोनों लॉ बीएससी पार्ट सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसमें वहाँ ज़्यादा डिटेल में बताए गए हैं। वहाँ पे ये डिटेल में पूरा इनका डेरिवेशन बताया गया है। तो आप कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके एमएससी में ये दोनों लॉ को थोड़ा सा ब्रीफली लिया जा रहा है, क्योंकि आप बीएससी पार्ट सेकंड में इन लॉ को डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आप कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे बीएससी पार्ट सेकंड की प्लेलिस्ट में चाहिए, सरिता खंडेलवाल की प्लेलिस्ट में, और आप वहाँ जाके इन लॉ को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। बीयर्स लॉ कहता है that the fraction of the incident light absorbed is proportional to the number of the absorbing molecule in the light path and will increase with the concentration। और लैम्बर्ट्स लॉ कहता है कि दिस एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद द थिकनेस ऑफ द पाथ। इसमें बच्चों सीधी सी बात ये है कि देखो, आपने एक सेल लिया, ठीक है, उसमें आपने कोई सैंपल भर दिया, सैंपल सॉल्यूशन होना चाहिए, उस सैंपल में से हमने इंसिडेंट रेडिएशंस को गुजारा। तो दो बातों पर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। एक तो कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑब्वियसली जो फोटोन्स है वो उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल से टकराएंगे और उनका उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो कब ज़्यादा होगा, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। आप बता सकते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। दूसरा एब्जॉर्प्शन कब ज़्यादा होगा, जब पाथ लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब सेल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली फोटोन को ज़्यादा डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, और उस ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करने के केस में ज़्यादा मॉलिक्यूल से उनका जो है वो इंट्रैक्शन हो सकता है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो मोटी मोटी सी बात लैम्बर्ट्स और बियर्ट लॉ की ये है कि एब्जॉर्प्शन, अगर हमने इंसिडेंट लाइट किसी सैंपल पे गिराई तो एब्जॉर्प्शन किस केस में ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर ज़्यादा होगा और पाथ की लेंथ ज़्यादा होने पर ज़्यादा होगा। तो इसे हम कंबाइंड लैम्बर्ट बियर्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। अब ये लैम्बर्ट बियर्ट लॉ का फॉर्मूला आप देखिए कि क्या होता है। इनको अगर मैं फाइनल एक एक्सप्रेशन में डालूँ तो ये होता है लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्साइलन सी एल इज इक्वल टू ए। सॉरी, बस हम देख लेते हैं कि कौन सी टर्म किस चीज़ को बता रही है। I0 इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या है वो I0 के द्वारा बता रहे हैं। I होती है इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, निकलने वाली, मतलब आपकी मान लो कि अगर जो है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी 100 है और निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी 80 है, तो I0 तो हो गया इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी जो कि क्या हो गई 80, और I0 हो गया इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जो कि क्या हो गई 100। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी तो आप बता सकते हैं 20, क्योंकि 100 डाले 80 निकल गए तो 20 एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। एप्साइलन का मतलब है मॉलिक्यूलर एब्जॉर्बिटी। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन मोल्स पर लीटर। एल इज द पाथ लेंथ इन सेंटीमीटर। ए इज द एब्जॉर्बेंस। तो अगर आप इनको देखें तो ये जो चीज़ है एब्जॉर्बेंस, इसको लॉग I0 अपॉन आई को हम शॉर्ट में ए लिख सकते हैं, और एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होता है, एप्साइलन CL के बराबर। इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, C और L के। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी पाथ लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया आपका कंबाइंड लैम्बर्ट बियर्ट लॉ। अब इसकी हम कुछ लिमिटेशंस हमें देखने को मिली, जिसको हम देख लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हो तो ये लॉ फेल हो जाता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में अगर कोई एसोसिएशन हो गया तो ये लॉ फेल हो जाता है। इफ़ देयर इज़ अ थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एंड लो लाइंग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो भी ये लॉ फेल हो जाता है।
इफ़ द कंपाउंड्स आर चार्ज्ड बाय इरेडिएशन, फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स में ऐसा जनरली देखने को मिलता है, तो भी ये लॉ फेल हो जाता है। तो ये कंडीशंस, 4 कंडीशंस आपको दी गई हैं जिनमें कि ये लॉ फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर इस लॉ को बिल्कुल अप्लाई करना है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल की कोई और दूसरी फॉर्म इक्विलिब्रियम में नहीं होनी चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, और रेडिएशंस के द्वारा मॉलिक्यूल्स चार्ज नहीं होने चाहिए। तो ये लिमिटेशंस थी लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ की। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ पढ़े, ओरिजन, अपीयरेंस एंड डेजिग्नेशन ऑफ यूवी बैंड्स पढ़े, और सिलेक्शन रूल पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।